मन के भंवर प्रथम अंक में हमने देखा कि डॉक्टर वशिष्ठ, जो कि एक मनोचिकित्सक हैं, उनसे मिलने उनके क्लिनिक पर पूनम आती है, जो कि एक मनोरोगी है। डॉक्टर वशिष्ठ उससे बातचीत करके उसके मन की स्थिति को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वह काफ़ी डिप्रेशन में थी और आत्महत्या करना चाहती थी। डॉक्टर वशिष्ठ बातों से उसको अपनेपन की अनुभूति कराते हैं, उसके हाथों का स्पर्श करते हैं और उसे बताते हैं कि वह अकेली नहीं है। और उसी दौरान डॉक्टर वशिष्ठ की पत्नी छाया का प्रवेश होता है। इस दृश्य को देखकर छाया डॉक्टर वशिष्ठ को गलत समझती है और पूनम के जाने के बाद उसका डॉक्टर के साथ इसको लेकर बकझक होता है। दोनों के बीच हुई बातचीत से हमें यह भी पता चलता है कि छाया डॉक्टर वशिष्ठ के साथ खुश नहीं है। छाया के पिता बहुत अमीर थे और छाया को बहुत सुख सुविधा में रहने की आदत थी। वह सुख सुविधा उसे डॉक्टर वशिष्ठ के पास प्राप्त नहीं हो पा रही थी। इस कारण से छाया डॉक्टर वशिष्ठ से नाखुश थी और बहुत खिन्न रहती थी। छाया का डॉक्टर वशिष्ठ की माता के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं था। गुस्से में वह डॉक्टर वशिष्ठ की मां से कड़वे शब्द बोलती है, जिस कारण डॉक्टर वशिष्ठ उस पे गुस्सा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। छाया बहुत दुखी होती है और अकेले कमरे में रो रही होती है। तभी वहां देवेंद्र का प्रवेश होता है, जो कि उसके कॉलेज का एक मित्र था। देवेंद्र एक फिल्म एक्टर है और वह एक हंसमुख व्यक्तित्व का व्यक्ति है। छाया उससे काफी प्रभावित होती है। कुछ देर के लिए वह अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है और उसके कॉलेज के दिनों की याद ताज़ा हो जाती है। देवेंद्र सिगार पी रहा होता है, तभी वहां डॉक्टर वशिष्ठ का प्रवेश होता है, जिन्हें आता देख डर से वह सिगार निकालकर मेज पर रख देता है। डॉक्टर को अपना परिचय देकर देवेंद्र वहां से प्रस्थान करता है। मेज पर पड़ी जलती सिगार को देखकर डॉक्टर को गुस्सा आता है और वह सिगार को लेकर अपनी नापसंद को व्यक्त करता है। उसे सुनकर छाया को अपने दोस्त को लेकर अपमानित सा महसूस होता है और वह भी क्रोध करके वहां से चली जाती है। फूलदान के गिरकर टूट जाने और फूलों के बिखर जाने के साथ पहला भाग समाप्त होता है, जो यह बताता है कि चारों ओर अशांति है, सबका मन अशांत है। समय अवधि 10 वर्ष उपरांत स्थान डॉक्टर वशिष्ठ का क्लिनिक। मन के भंवर द्वितीय अंक। इसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर वशिष्ठ से मिलने उनका मित्र आदित्य आता है, जिसे उनका नौकर मनोहर लेकर आता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वशिष्ठ की अनुपस्थिति में उनका सहायक डॉक्टर रवीश आकर आदित्य से मिलता है और उनकी आपस में बातचीत होती है। द्वितीय अंक। 10 वर्ष बाद लखनऊ में डॉक्टर वशिष्ठ की क्लिनिक को देखते ही स्पष्ट हो जाता है कि 10 वर्ष पहले के संघर्षरत डॉक्टर वशिष्ठ के स्थान पर अब वह मान्यता प्राप्त, प्रतिष्ठित और सफल मनोचिकित्सक हैं। क्लिनिक का बायां द्वार बाहर को खुलता है तथा दायां द्वार उस इमारत के भीतरी कमरों में, जिसमें डॉक्टर वशिष्ठ रहते हैं। पीछे की दीवार पर एक बड़ी खिड़की है। मंच पर पीछे बाईं ओर एक ऑफिस टेबल और कुर्सी है। टेबल के पास 2 कुर्सियां और रखी हैं।
मंच के दाहिनी तरफ कुछ पीछे को एक साइकेट्रिस्ट कोच पड़ी है। कोच और दाएं दीवार के बीच में डॉक्टर के बैठने की कुर्सी पड़ी है। कोच और ऑफिस टेबल के बीच में सोफा सेट के 3 टुकड़े, एक गोल मेज, कुछ पत्रिकाएं आदि हैं। ऑफिस टेबल पर टेलीफोन, एक टेबल लैंप, पेन स्टैंड, कुछ फाइलें इत्यादि रखी हैं। दाहिनी दीवार पर आगे की तरफ डॉक्टर वशिष्ठ की मां की तस्वीर टंगी है। दरवाजों पर पर्दे हैं। मनोहर बाहर से आदित्य को लेकर आता है। मनोहर प्रवेश करके। अंदर आ जाइए साहब। आदित्य का प्रवेश। बैठ जाइए। डॉक्टर साहब मरीजन को देखे गईन हैं, आई होंगे। आप बैठे। मनोहर बाहर चला जाता है। आदित्य थोड़ी देर अकेला बैठा रहता है। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। आदित्य कुछ देर प्रतीक्षा करता है कि कोई आकर टेलीफोन उठा ले, किंतु जब कोई नहीं आता तो असमंजस में स्वयं ही उठा लेता है। आदित्य। यह मेंटल क्लिनिक है। चौंक जी, क्या कह रहे हैं आप? प्रलय हो गई नहीं साहब जी। जी, सूरज के तवे पर आप रोटी सेक रहे हैं और आपके गले में एटम बम की माला पड़ी है। हे भगवान, तभी धरती फट गई और नंगी लाशों का जुलूस। जी, उनके धड़ों पर सिर नहीं है, उनके गले से खून का फव्वारा, लाल लाल गरम खून का फव्वारा। क्या कह रहे हैं आप? घबराकर टेलीफोन रख देता है और कुर्सी तक जाकर जैसे ही बैठना चाहता है कि तभी फिर घंटी बज उठती है। अनिश्चित सा वह फिर टेलीफोन उठा लेता है। जी जी। भयभीत स्वर में। खून के फव्वारों के छींटे आप पर पड़ रहे हैं। आपने उसमें अपनी डबल रोटी भिगो ली, फिर आप खा गए। आप आदमी हैं? जी। सकपकाट में कटी टांगों का जुलूस। टेलीफोन रखकर भयाक्रांत कांपते स्वर में। हे भगवान। टेलीफोन रख देता है और टेलीफोन से कुछ और दूर की कुर्सी पर जा बैठता है। डॉक्टर रवीश का प्रवेश। वह आश्चर्य से आदित्य की ओर देखता है। तभी टेलीफोन की घंटी बजती है। उसे सुनते ही आदित्य इशारे से डॉक्टर रवीश का ध्यान टेलीफोन की ओर आकर्षित करता है। रवीश टेलीफोन पर सुनकर। जी। अच्छा अच्छा। मुस्कुराकर। मैंने सब नोट कर लिया है। मैं डॉक्टर वशिष्ठ को दिखा दूंगा। और कुछ नहीं। अच्छा, नमस्कार। टेलीफोन रखकर आदित्य से। आप डॉक्टर वशिष्ठ के दोस्त हैं? दिल्ली से आए हैं, मनोहर कह रहा था। आदित्य। जी हाँ। वह अब भी घबराया सा है। रवीश। आप तो लगता है एकदम डर गए हैं। इत्मीनान से बैठिए। यह एक मिस्टर केदारनाथ उर्फ जिज्ञासु जी का टेलीफोन था। रईस हैं, शहर में 20 कोठियां बंगले हैं इनके। काम धाम कुछ है नहीं, बस उसी की कमाई खाते हैं। बचपन में चंद्रकांता संतति पढ़कर इनके मस्तिष्क का विकास हुआ और बड़े होकर फिलॉसफी का शौक हो गया। शक्की तो जन्म के हैं और जरा सी बात को लेकर उस पर घंटों माथापच्ची करना इनकी हमेशा की आदत है। शादी की नहीं है और कोई काम धाम भी नहीं है, इसलिए बेकारी में दिमाग अपने आप कुलांचे खाएगा ही। अब तो दिमाग काफी पटरी से उतर गया है। आदित्य। मगर वह यह सब क्या कह रहे थे? रवीश। जिज्ञासु जी अक्सर बड़े अजीबो गरीब सपने देखते हैं। जब वे किसी को सुनाना चाहते हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। इससे उनकी तबीयत और घबराती है। डॉक्टर वशिष्ठ ने उनसे कह दिया है कि जब कभी वह ऐसा खतरनाक सपना देखें तो उनको टेलीफोन पर बता दें। इस प्रकार उनका तनाव कम हो जाता है। आदित्य। मगर यह तो वशिष्ठ ने अजीब मुसीबत मोल ले ली है। रवीश हंसकर। मुसीबत? आदित्य साहब, यही तो डॉक्टर साहब के जीवन का व्रत है। आदित्य। जीवन का व्रत? वाह, यह भी खूब है। मान लीजिए आपके जिज्ञासु जी की आंख रात के 2 बजे ही खुल गई और वह 2 बजे ही सपना बताने लगे, तो वशिष्ठ की तो नींद ही गई। रवीश। डॉक्टर वशिष्ठ तो सोते ही 2 बजे हैं और फिर अगर बाद को भी जगना पड़ जाए तो हमेशा तैयार रहते हैं। आदित्य। क्या करते रहते हैं 2 बजे तक? रवीश। प्रयोग और अध्ययन। उनके अनुसंधानों की भारतवर्ष से अधिक विदेशों में चर्चा है। उनके लेख फ्रेंच और जर्मन पत्रिकाओं में बराबर छपते रहते हैं।
उनका जीवन बड़ा कर्मठ है। रात में 2 बजे तक जगने पर भी वह सुबह 6 बजे से काम में जुट जाते हैं। आदित्य, तो आखिर वह आराम कब करते हैं? रवीश, आराम? जो दुनिया में कुछ करना चाहते हैं उन्हें आराम कहाँ? डॉक्टर वशिष्ठ भी उसी श्रेणी के महान व्यक्तियों में से हैं। आदित्य, ओह! रवीश, यह क्लिनिक ही उनका घर है और यह मरीज ही उनके घर वाले। दिन रात बस उन्हीं की सेवा में रत रहते हैं। जब से उनकी पत्नी की मृत्यु हुई। आदित्य, बात काटते हुए, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई? रवीश, हाँ, आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व। आदित्य, 10 वर्ष पूर्व? आपको कैसे मालूम? रवीश, एक बार डॉक्टर साहब ही कह रहे थे। आदित्य, क्या डॉक्टर वशिष्ठ अपनी पत्नी के बारे में प्रायः बातें करते हैं? रवीश, नहीं, वह अपनी पत्नी के बारे में कभी भी बात नहीं करते। आदित्य, अच्छा। रवीश, ऐसा लगता है कि वह अपनी पत्नी को बेहद प्यार करते थे और उनकी मृत्यु से उन्हें बेहद सदमा पहुंचा। इसलिए शायद वह अपनी पत्नी के बारे में बात भी नहीं करते। वह उन्हें भूला रखना चाहते हैं। आदित्य, ओह! रवीश, और शायद उनका अपनी पत्नी के लिए प्यार अब रोगियों की सेवा में परिवर्तित हो गया है। आदित्य, टटोलते हुए, प्यार या नफरत? रवीश, आश्चर्य से आदित्य को घूरते हुए, जी, क्या कहा आपने? नफरत? रवीश, माफी मांगता सा, नहीं नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है इससे। मैंने यूं ही कहा, प्यार और नफरत में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए यूं ही मुंह से निकल गया। रवीश, दृढ़ स्वर में, मैंने कहा आदित्य साहब, डॉक्टर वशिष्ठ अब प्यार और नफरत से कहीं ऊपर हैं। वह मामूली आदमी की तरह इन बातों से नहीं बने हैं। वह साइकेट्रिस्ट हैं। वह इन मानसिक भावनाओं से अलिप्त रहकर ही मानसिक रोगियों का इलाज कर पाते हैं। आदित्य, हाँ, ये तो है ही। बात बदलते हुए, अच्छा डॉक्टर रवीश, आपके यहाँ मरीजों के रहने का भी स्थान है? रवीश, जी हाँ, हम अपने यहाँ मरीजों को रखते हैं। यहाँ आते समय लान के उस ओर जो आपने पीली इमारत देखी होगी, वहीं हम लोग अपने मरीज रखते हैं। आदित्य, उन्हें तो आप जंजीरों में बांध कर रखते होंगे? रवीश, जी नहीं, हमारे यहाँ जंजीर में बांधकर कोई नहीं रखा जाता। वायलेंट पेशेंट्स अपने यहाँ नहीं रखते। उन्हें आगरा या रांची के पागलखाने भेजने की सलाह देते हैं। आदित्य, तो वे खुले घूमते हैं? रवीश, हाँ, हम उन्हें साधारण आदमियों की ही तरह रखते हैं। हमारी कोशिश यह रहती है कि उनकी अधिक से अधिक आत्माभिव्यक्ति हो, इसलिए हम उन्हें खुला ही रखते हैं और उचित साधनों को प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। आदित्य, बड़े मजेदार होते होंगे यह पागल भी। रवीश, हाँ, लेकिन कभी उनकी आंखों में गौर से नहीं देखना चाहिए। इससे उन्हें अनुभव होता है कि कोई उनकी ओर विशेष ध्यान दे रहा है और वे विचलित हो जाते हैं। मनोहर का बाहर से प्रवेश। मनोहर, छोटे डॉक्टर, बड़े डॉक्टर तुम्हें मरीज नंबर 7 के कमरे में बुलावत हैं। रवीश, आदित्य से, माफ कीजिएगा। बाहर प्रस्थान। मनोहर आदित्य से, आप बैठें, बड़े डॉक्टर बस थोड़ी देर में आते हैं। आदित्य, अच्छा। मनोहर का बाहर प्रस्थान। आदित्य कुछ देर अकेला बैठा रहता है, तभी एक आदमी पागल हाथ में फावड़ा लिए कमरे में आकर एक और जमीन पर बैठ जाता है। आदित्य उसकी ओर देखता है। आंखें मिलते ही वह मुस्कुरा पड़ता है। आदित्य तुरंत मुंह फेर लेता है, किंतु थोड़ी देर बाद आदित्य फिर उस आदमी की ओर देखता है। आंखें मिलते ही वह फिर मुस्कुराता है और आदित्य जल्दी से मुंह फेर लेता है। यह क्रम 2-3 बार चलता है। अंत में पागल उठ खड़ा होता है और उसे खड़ा होते देख आदित्य भी घबराकर कुर्सी से उठ खड़ा होता है। पागल आदित्य की ओर बढ़ता है। आदित्य धीरे धीरे पीछे हटता हटता एकदम भागने लगता है। पागल भी आदित्य के पीछे भागता है। दोनों 2-3 चक्कर मेज के चारों ओर कमरे में लगाते हैं। उसी समय मनोहर कमरे में प्रवेश करता है और आदित्य भागकर कमरे के बाहर निकल जाता है। फिर भी हाथ में फावड़ा लिए पागल उसका पीछा करता बाहर जाता है। मनोहर उसके पीछे जाते हुए, अरे नंबर 10 को पकड़ो पकड़ो।
नेपथ्य में कई कंठों से स्वर उठता है, पकड़ो पकड़ो। मंच पर कोई नहीं है। तभी आगे आगे आदित्य और पीछे पीछे भागते पागल का प्रवेश। वे एक दो चक्कर कुर्सियों का लगाते हैं और अंत में आदित्य कुर्सी से टकराकर गिर पड़ता है। आदित्य का मुंह डर से पीला हो पड़ता है। ऐसा लगता है कि पागल अब आदित्य पर फावड़े से प्रहार करने ही जा रहा है, किंतु अचानक वह हाथ बढ़ाकर आदित्य को छूकर खुशी से चिल्लाता है, पागल, छू लिया, छू लिया। आगे का अगले वीडियो में।